अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं और ये उर्दू का है जो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तीनों के लिए ये क्वेश्चन पेपर कंबाइन है और हमारे पास क्वेश्चन सेट F है और इसी से हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। आप अपने अपने सेट के अनुसार क्वेश्चन मैच करते जाइएगा और हम आपको सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव भी सॉल्व करके बताएंगे किस तरह से आपने सॉल्व किया है और किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं, इंग्लिश में भी लिख दिया है और उर्दू में भी लिखा हुआ है। आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आए उसमें आप समझ लीजिए और आपको सिर्फ 50 सवालों के जवाब देने हैं और आपके शुरू से ही काउंटिंग किए जाएंगे जैसा कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहाँ पर सेक्शन ए है और सेक्शन ए में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्ज झैल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। यानी सही जवाब आपको चूज करने हैं 100 में से 85 का। ज्यादा जवाब देने पर यानी 50 से अगर आप ज्यादा जवाब देते हैं तो शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। जहां पर 50 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जांच नहीं किया जाएगा। चलिए, ये बात समझ गए हैं तो अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर अलबत्ता 100 के 100 सॉल्व करेंगे ताकि आपने जो भी किया है वो आप मैच कर सकें। पहला है कि झैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है। तो ये पहला ही सवाल है, आप पढ़ के देख लीजिए। महमूद जाता है तो ये यहाँ वाहिद के साथ जमा है और ये गलत हो गया है, ये सही नहीं है। इसी तरह से दूसरा है महमूद ने कहा है। महमूद ने कहा है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है और ये बी आप लगा लीजिए और आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सी में है महमूद जाए है, गलत है। महमूद कहा है, ये भी गलत है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में है कि तुम कहां जा रहे हो। ये किस तरह का जुमला है? तो ये सवालिया जुमला है और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 आपके सामने है कि ये बात नामुमकिन है। इस जुमला में साबिका क्या है? साबिका कहते हैं जो पहले लगे, तो इसीलिए यहां आकर के देखिए तो ना इसमें साबिका है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से सवाल नंबर 6 मैं खाता हूं। यहाँ पर यानी खाली जगह कर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नामुकम्मल जुमले को मुनासिब लफ्ज से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? तो ऑप्शन सी सही है। मैं खाता हूँ, मैं के साथ हमेशा हूँ लगता है नहीं लगता है और है नहीं लगता है, तो इसीलिए यह सही है। चलिए, सवाल नंबर 5 देख लीजिए। सवाल नंबर 5 में है कि दर्ज झैल में से मुअन्नस की निशानदही कीजिए। यानी फीमेल की, फेमिनिन की आपको निशानदही करना है, बताना है कौन सा मुअन्नस है। अगर आप इसको समझें तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ वर्ड है कलम, तो ये मेरा कलम है, तो इसका मतलब है ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस नहीं होगा। अगर कागज की बात करें तो कागज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जुमले में, कॉपी का एक कागज दो, तो ये भी मुज़क्कर हो गया, इसलिए ये ठीक है, तो नहीं होगा। इसी तरह से आबरू, मेरी आबरू महफूज है, तो इसका मतलब है यहाँ पर देखिए मेरी लगाए हैं तो मेरी आबरू, आबरू के साथ जो सिफत का इस्तेमाल हुआ है वो मेरी है, मेरा नहीं है, इसीलिए ये मुअन्नस है और यही आंसर करेक्ट है। और असर आप कहें तो असर के लिए एक सेंटेंस बना सकते हैं, तुम पर जिनो परी का असर मालूम होता है। जिनो परी का असर बोल रहे हैं, इसीलिए ये नहीं होगा। सवाल नंबर 6, इनमें से मुज़क्कर की निशानदही कीजिए। अभी मुअन्नस की निशानदही करवा रहे थे और अब कह रहा है कि मुज़क्कर की निशानदही कीजिए। तो इसमें पहला वर्ड है तालीम, तो आप बोलते हैं औरतों की तालीम, तो इसका मतलब है कि ये मुअन्नस है। इसी तरह से एक वर्ड है खुशबू, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इत्र की खुशबू, ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है। बूबू, इसी तरह से अखबार, डायरेक्ट आइए, ये एक नया वर्ड है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी मुज़क्कर ही है। इसी तरह से अखबार, मुज़क्कर की निशानदेही करने के लिए कह रहा है, ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस है और अखबार है। दिल्ली का अखबार, ये अखबार मुज़क्कर है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए, सवाल नंबर 7 देखते हैं। अमानत की जिद क्या होगी? अमानत की जिद सबको मालूम है, खयानत। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है, रूह की सिफत क्या होगी? रूह की सिफत पूछ रहा है,
देखिए अरवाह रूह की जमा है, इसी तरह से रूहानी अगर कहें तो ये है सिफत निस्बती, यानी रूह की तरफ निस्बत कर रहे हैं, रूहानी हो गई है, तो ये यहाँ पर करेक्ट है। इसी तरह से फिर भी आप देख लीजिए कि ऑप्शन सी है रूहानियत, ये आप कभी भी नहीं कीजिएगा क्योंकि ये सिफत नहीं है, ये इसमें कैफियत है, किसी चीज की कैफियत को बताई जा रही है, और ये तो अलग वर्ड है डी वाला रूमानी, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 9 है, इनमें से कौन सी नज्म सरदार जाफरी की है? सरदार जाफरी की नज्म कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मेरा सफर, यानी सवाल नंबर 9 का सही आंसर है बी। सवाल नंबर 10 है, मजाज लखनवी की कौन सी नज्म शामिल निसाब है? तो मजाज लखनवी की नज्म आवारा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, यही शामिल निसाब है। सवाल नंबर 11 है, इनमें से नज्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? तो इसका सही जवाब यानी ऑप्शन 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी को नज्म निगार की हैसियत से शायर तस्लीम किया जाता है। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 12 कि तारीख़ अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? तो ये 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिमाल और जुनूब के दरमियान वो एक पुल की तरह दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 13 है, उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर कौन है? ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। अहद ज़र्री का शायर बहुत लोगों में कंपैरिजन करना पड़ेगा तब आप निकाल सकते हैं, तो एक तरह से ये आपके सिलेबस से भी बाहर हो सकता है। बहरहाल फिर भी आप देखिए अहद ज़र्री का शायर सौदा है और ये बहुत अच्छे शायर हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है, सवाल नंबर 13 का बी। सवाल नंबर 14 है, गमे अरशद के नाम से क़तए तारीख किसने लिखा? गमे अरशद के नाम से क़तए तारीख हमारी किताब में शामिल है, वो किसने लिखा है? उसके लिखने वाले अताउर रहमान काकवी हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 15 है, गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं क्या कहलाता है? जिसके दोनों मिसरे में होते हैं वो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मतला कहलाता है। चलिए सवाल नंबर 16 आपके सामने है, उर्दू के पहले मरसिये का नाम बताइए। पहले मरसिये का नाम, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नौ सरहार। सवाल नंबर 17 आपके सामने है, नज्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरदार जाफरी की, यानी अली सरदार जाफरी की लिखी हुई नज्म गुफ्तगू है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 18 है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? अकबर इलाहाबादी ज़रीफ किस्म के शायर थे, यानी ज़रीफाना शायर थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है आपके सामने, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है कि खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है? खलीलुर रहमान आज़मी के मजमुए का नाम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, नया अहदनामा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ईदनामा हो गया है, बल्कि अहदनामा करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 21 है, बुशन सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो इसका जवाब सबको मालूम होगा, ऑप्शन सी, तौबा टेक सिंह। सवाल नंबर 22 है, खाक ऐसी जिंदगी पे के ... नहीं हूं मैं, ये मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी पत्थर। खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं, मिर्जा गालिब का शेर है। सवाल नंबर 23 है, जवाल की जिद क्या होगी? तो जवाल की जिद ऑप्शन सी सही है, उरूज। जवाल की जिद उरूज, उरूज की जिद जवाल। चलिए सवाल नंबर 24 आपके सामने कि सौगात के माना क्या हैं? सौगात के माना तोहफे के हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 25 आपके सामने, भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ एक नाम है, खिताब कहलाता है वो, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 में है कि बाजीगर का क्या मतलब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
तमाशा दिखाने वाला। ये कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, अगर आपने करेक्ट नहीं किया है तो ये आपकी बदकिस्मती है। सवाल नंबर 27 है, मीर एक गजल गो शायर हैं, इसमें लाहिका क्या है? यानी यहां पर पूछा जा रहा है सेंटेंस से कि लाहिका बताइए वो कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, गो लाहिका है। चलिए अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 28, इल्म की जमा क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उलूम। सवाल नंबर 29 है, दर्ज झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन है? तो यहां पर आपको चूज करना है, मुअन्नस बताना है। अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें कि पूछा जा रहा था मुज़क्कर, उसमें और भी इनमें से कई वर्ड थे। कुतुब खाना ये मुज़क्कर है। इसी तरह से हम बोलते हैं मदरसे का कुतुब खाना है। इसी तरह से हम देखते हैं ऑप्शन बी में है कि मालिक, तो मालिक क्या है? तो इसका आंसर तलाश कीजिए। अगर आप तो यानी इसको सेंटेंस में अगर आप बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं जमीन का मालिक, जो आमतौर पर हम बोलते हैं, तो इसका मतलब है ये भी मुज़क्कर है। इसी तरह से ये बोलते हैं ये मेरा मजमून है, मेरा आर्टिकल है, इस तरह से ये भी मुज़क्कर हुआ। तो बचा एक खुशबू, इससे पहले भी हम देखे थे, वहां पर पूछा था, वहां पर मुअन्नस इस्तेमाल किए थे, इत्र की खुशबू, तो ये मुअन्नस है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 29 का। चलिए अब 30 का देखते हैं, दर्ज झैल में से कौन सी नज्म अकबर इलाहाबादी की है? अकबर इलाहाबादी की नज्म ऑप्शन सी है करेक्ट, बर्क कलीसा। चलिए सवाल नंबर 31 है, दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गजल गो शायर कौन हैं? यहां पर तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है, ये इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लिया है तो आप यहां पर सॉल्व कर लीजिए। सबसे बड़े गजल गो, अगर हम गजल गो की बात करें तो कुली कुतुब शाह ये गजल गो शायर हैं, इब्नी निशाती ये मसनवी के शायर हैं, और गवासी भी मसनवी के शायर हैं। बी और सी खारिज हो गया। गजल के बारे में पूछा है, वली दक्कनी गजल के शायर हैं और कुली कुतुब शाह गजल के शायर हैं। और अगर सबसे बड़े गजल गो शायर की बात करें तो वो वली दक्कनी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए सवाल नंबर 32 है, इनमें से कौन दक्कन का मशहूर शायर है? मशहूर शायर, तो इसमें दक्कन के शायर का देखिए अगर नाम अगर आप तलाश करें तो बहुत कम है। नुसरती, आतिश, ज़ौक़, फायज, ये लखनऊ के, और ये ज़ौक़ दिल्ली के शायर है, दो खारिज हो गया। तो यानी सबसे बड़े शायर तो नुसरती हैं, दक्कन का मशहूर शायर है, इसको मलिकुश्शुअरा भी कहा गया है। सवाल नंबर 33 है कि इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? तरक्की पसंद नहीं है शायर कौन तरक्की पसंद नहीं है? तो फैज अहमद फैज ये तरक्की पसंद शायर है। अली सरदार जाफरी ये भी तरक्की पसंद शायर है। इसी तरह से अगर आप देखिए तो मजाज लखनवी ये भी तरक्की पसंद शायर है, और शाद अजीमाबादी ये तरक्की पसंद शायर नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। चलिए सवाल नंबर 34 में है कि गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ़े शायरी से है? गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ़े शायरी से है? तो इसका ताल्लुक कसीदा से है, ऑप्शन ए सही है 34 का। इसी तरह से सवाल नंबर 35 आपके सामने है, रासिख यानी गुलाम अली रासिख का ताल्लुक कहां से है? सवाल नंबर 35 का सही आंसर आप देखिए तो वो है सी, अजीमाबाद, यानी अजीम उसके वालिद कहीं से आए थे और अजीमाबाद में आबाद हो गए, तो यहीं पर गुलाम अली रासिख की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 36 में है कि गुलजार नसीम क्या है? गुलजार नसीम अगर देखें तो सवाल नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मसनवी। ये किताब का नाम है और वो मसनवी उसमें शामिल है। चलिए सवाल नंबर 37 है, गालिब की वफात कब हुई? यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब इतने बड़े शायर हैं, उसके बारे में पूछा कि उसकी वफात कब हुई है? तो उनकी वफात 1869 ईस्वी में हुई है, 15 फरवरी को। चलिए सवाल नंबर 38 है, संग पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमीक हनफी की शायरी का मजमुआ संग पैराहन है। कि सवाल नंबर 39 आपके सामने है, अब मुतशायर के लफ्जी माने क्या हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बनावटी शायर। इसी तरह से सवाल नंबर 40 है, मीर अनीस का पूरा नाम बताइए। तो मीर अनीस का पूरा नाम है कि मीर बब्बर अली अनीस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 41 आपके सामने है
कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग उर्दू के पहले खाका निगार हैं। ये सवाल जब हम इससे पहले आपको करवा रहे थे तो वहां पर भी हमने दिया था, और इस तरह से अगर आप उस वीडियो को आपने देखा होगा तो आपने सही किया होगा। इस तरह से सवाल नंबर 42 है आपके सामने कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो उनका ताल्लुक नॉवेल से है। ये पहले ही चैप्टर से ये सबक, ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, तो नॉवेल से है। चलिए सवाल नंबर 43 है, मट्टी का तेल किसका मजमून है। किनका मजमून है ये मट्टी का तेल, तो ख्वाजा हसन निजामी का मजमून है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं। सवाल नंबर 44 है आपके सामने कि किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंदी की जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, उसको मजमून कहते हैं। सवाल नंबर 45 है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फतूर कहते हैं। सवाल नंबर इसी तरह से 46 है, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कहाँ हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कराची में हुई। यानी सवाल नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कराची। सवाल नंबर 47 है, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1922 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई। सवाल नंबर 48 है अब आपके सामने कि वजीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंशाइया क्या है, ये हमारे निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 49 है कि अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपकी निसाबी किताब में शामिल है, तो इनका कौन सा इंशाइया हमारी किताब में शामिल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिजरत हमारी निसाबी किताब में शामिल है। हम 50वां क्वेश्चन देखते हैं, और इस तरह से आप अगर कहिए तो आपके आंसर का ये लास्ट होगा अगर आपको शुरू से आता हो तो, वरना फिर आगे तक भी आप बढ़ेंगे। अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या है, तो इसका सही जवाब अगर आप देखिए तो इनका जवाब है ऑप्शन डी, तंज़ो ज़राफ़त उनका खास अदबी मैदान है। सवाल नंबर 51 है आपके सामने कि यगाना की वफात कहाँ हुई, यानी मिर्जा वाजिद हुसैन यगाना चंगेजी की वफात कहाँ हुई है, तो इसका सही जवाब है डी, लखनऊ में इनकी वफात हुई। सवाल नंबर 51 का सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 52 है कि 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं, 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को रुबाई कहते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 53 है आपके सामने कि शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम तखल्लुस, यानी फर्जी नाम को तखल्लुस कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 54 है कि यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे, तो अगर आप इस बात करें तो वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। इस तरह से हम बता दें आपको कि यास यगाना चंगेजी दरअसल बेताब अजीमाबादी के शागिर्द थे। बेताब अजीमाबादी के वो असल में शागिर्द थे, और जब ये लखनऊ गए थे तो असगर और जिगर से उनकी मुलाकात हुई, और इन्हीं दोनों की मईयत में यास यगाना चंगेजी लाहौर गए थे, और लाहौर में अल्लामा इकबाल से उनकी मुलाकात हुई थी। तो यहाँ पर आप देखिए तो इन लोगों से मुलाकात के बारे में बात की गई है, जो आपकी किताब में भी दिया गया है। अगर आप इस तरह से बात करें, और उनकी मुलाकात ज़्यादातर अल्लामा इकबाल से भी थी, जब तक यहाँ रहे इनसे भी मुलाकात थी, तो इस तरह से आप कह सकते हैं जिगर मादाबादी उनके उस्ताद थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट मान सकते हैं, वरना फिर इसको आप कहिए तो ये दोनों तो उनके उस्ताद नहीं रहे हैं, तो ये ऑप्शन या तो फिर ऑप्शन करेक्ट देना चाहिए था, यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। सवाल नंबर 55 है, तशबीब का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है, तशबीब का ताल्लुक कसीदा से है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 56 है, जब किसी गजल में एक से ज्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं, जब एक से अधिक मतला होगा तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है 56 का। इसी तरह से सवाल नंबर 57 है, पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है, शायर की पहाड़ काटने वाले से मुराद फरहाद है। पहाड़ काटने वाले जमी से हार गए, ये यास यगाना चंगेजी के शेर में है, तो फरहाद मुराद है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 58 है
ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, ये मिसरा किस शायर का है? तो ये किसी के नज्म में दिया हुआ है, वो आपको तलाश करके बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। मजाज लखनवी की नज्म आवारा में ये मिसरा है। सवाल नंबर 59 है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? यहाँ पर अब आपको मुजक्कर तलाश करनी है। अफवाह, यानी ये अफवाह आप देखिए तो अफवाह इसका मतलब है मुअन्नस इस्तेमाल होता है। ये अलग बात है कि इसके आखिर में हा है, यानी ये कैसी अफवाह है। इसी तरह से मेरा बाग बड़ा है, मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड मुजक्कर है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए अजान हो गई हम बोलते हैं तो मुअन्नस है। इसी तरह से बंदूक से गोली चली तो ये भी क्या है, मुअन्नस है। तो करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है कि खलवत की जिद क्या होगी? खलवत की जिद जलवत है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 61 है बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? बागो बहार का ताल्लुक दास्तान से है, ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 62 है अब आपके सामने, बागो बहार किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है? यानी आपकी किताब में जो उन्वान है बागो बहार वो किस किताब की, यानी किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है? तो वो चौथे दुर्वेश की कहानी से माखूज है, वो उठाकर आपकी किताब में शामिल कर दिया है, जबकि असल किताब का नाम बागो बहार ही है। चलिए सवाल नंबर 63 है उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदही कीजिए। यानी पहली अदबी दास्तान के बारे में बताना, वो कौन सी पहली दास्तान है? तो पहली अदबी दास्तान सब्र से, ऑप्शन ए इसका सही है। सवाल नंबर 64 है इनमें से कौन सा मजमुआ मंटू का नहीं है? यानी सादत हसन मंटू का कौन सा मजमुआ नहीं है? खाली बोतलें उन्हीं की हैं, सड़क के किनारे ये उनका ही है, आतिश पारे ये उन्हीं का है यानी सादत हसन मंटू का है, भूले बिसरे गीत ये शफी जावेद का है, उनका नहीं है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 65 है उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई? यानी ये सिन्फ जो हम पढ़ते हैं ये कहाँ से आई है, किससे माखूज गया, किसको देखकर लिखा गया है उर्दू में? तो ये मगरिबी सिन्फ अदब इसको कहा जाता है, मगरिब से आई है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 66 देखिए कि मुख्तसर अफसाने की दागबेल का सहरा किसके सर है? यानी किसने मुख्तसर अफसाने की दागबेल डाली है उर्दू में? तो इसका सहरा सज्जाद हैदर यल्दरीन के सर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 67 है आपके सामने, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ? तो बाज़ाब्ता आगाज 1936 ईस्वी में हुआ है, जिसकी पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। तो इसका आंसर सी सही है। सवाल नंबर 68 है मंटू की वफात कहाँ हुई? सादत हसन मंटू की वफात लाहौर में हुई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 69 है ऐवान गजल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऐवान गजल का ताल्लुक सिन्फ नॉविल से है। ये जिलानी बानो ने ये नॉविल की किताब तसनीफ की है। चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 70 है नॉविल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है? किताब का नाम है, इसके मुसन्निफ का नाम पूछा तो इनके मुसन्निफ भी जिलानी बानो हैं। बारिश संग और ऐवान गजल ये दोनों नॉविल की किताब जिलानी बानो ने लिखी हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 71 है रजब अली बैग सुरूर कहाँ के बाशिंदा थे? रजब अली बैग सुरूर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रजब अली बैग सुरूर लखनऊ के बाशिंदा थे। चलिए सवाल नंबर 72 देखिए कि इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई? इनमें से पहली ही ए नंबर इसका करेक्ट है, किताब नौरस ये दक्कन में लिखी गई है, वहीं की तसनीफ है। सवाल नंबर 73 है बेदी कब पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी 1915 ईस्वी को पैदा हुए। चलिए सवाल नंबर 74 देखिए बेदी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम बताइए। तो उनके पहले अफसानवी मजमुए का नाम है दाना ओ दाम। चलिए सवाल नंबर 75 देखिए दक्कन का कौन मशहूर शायर दिल्ली आया? तो दक्कन का मशहूर शायर दिल्ली आया था, वो है वली दक्कनी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 76 है आपके सामने कि अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? तो वो तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 77 है वो कौन शायर हैं जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है? तो वो मिर्जा गालिब हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
सवाल नंबर 78 है आपके सामने कि ऐसी नज्म जिसमें किसी की मौत पर जज्बात का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसको मरसिया कहते हैं। सवाल नंबर 79 है, इनमें से कौन शायर अजीमाबादी नहीं है? तो इनमें से अगर आप देखिए तो वो नासिख अजीमाबादी नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी सवाल नंबर 79 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नासिख। और असल में इसलिए कि शाद अजीमाबादी हैं, ये रासिख अजीमाबादी हैं। यगाना चंगेजी ये जगह जगह रहे लेकिन पटना में इनकी पैदाइश हुई है, तो ये अजीमाबादी हुए। इस तरह से सवाल नंबर 80 है आपके सामने कि जिंदगी, ये जिंदी हो गया है, जिंदगी है, जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? तो सवाल नंबर 80 का सही आंसर है ऑप्शन सी, खलीलुर रहमान आजमी, ये उन्हीं की किताब है। सवाल नंबर 81 है, आब करना मुहावरे का माना क्या होगा? तो इसका सही जवाब है, ये देखिए आब करना, पानी पानी करना, ये भी मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये तो नहीं हो सकता, दोनों मुहावरे हैं, तो इसका मानी है शर्मिंदा करना। आमतौर पे हम बोलते हैं आब होना, यहाँ पर करना पूछ लिया है और ये करेक्ट आंसर बी है। सवाल नंबर 82 है, ईमान की जिद क्या होगी, यानी अपोजिट शब्द क्या है? तो ईमान की जिद कुफ्र है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 83 देखिए, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तां खुल गया, ये मिसरा किसका है? तो ये मिसरा मिर्जा गालिब का है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो सवाल नंबर 84 है कि मीर अनीस ने किस उम्र में शायरी शुरू की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 साल की उम्र में मीर बबर अली अनीस ने शायरी शुरू कर दी। सवाल नंबर 85 है कि जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, इस मिसरे का शायर कौन है? हर मर्तबा शुरू से पूछता था, इस मर्तबा बीच से ये मिसरा उठाकर पूछ लिया है। ये वली दखनी का है, ये मिसरा वली दखनी ने अपने गजल में पेश किया है। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। सवाल नंबर 86 है, कसीदे का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें गजल जैसी सिन्फ पैदा हुई, यानी जिससे गजल जैसी सिन्फ पैदा हुई है वो है तशबीब, इसका ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 87 है, दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है? यहाँ पर मशहूर शायर उसे चूज करना है कि दर्ज झैल में कौन है। इससे पहले भी एक मरतबा पूछ लिया है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 87 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 88 है, इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो इनमें से लफ्ज मुजक्कर अगर आप चुन रहे हैं तो चुनिए, वो है परचम, यानी भारत का परचम हम इस्तेमाल करते हैं, यानी भारत का परचम तिरंगा है। देखिए ये जोगिन ये मुअन्नस है, इसी तरह से उलझन ये भी मुअन्नस है और जंग ये भी मुअन्नस है, तो मुजक्कर पूछा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कि सवाल नंबर 89 है कि वरक की जमा क्या होगी? वरक की जमा ऑप्शन बी औराक। सवाल नंबर 90 है कि दरसगाह क्या है? तो इसमें आला है या इसमें ज़र्फ है, मुसग्गर है या मुकब्बर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें ज़र्फ है। इसी तरह से सवाल नंबर 91 है, इनमें से जीलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? तो जीलानी बानो के अफसानों का मजमुआ आपसे पूछा है, तो उनके अफसानों का मजमुआ आप देखिए तो आंख मचोली ये शकीला अख्तर ने इनको लिखा है। इसी तरह से दाना ओ दाम इसको राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, रोशनी के मीनार इसको जीलानी बानो ने ये अफसानवी मजमुआ लिखा है, जबकि रोशनी की रफ्तार ये कुर्रतुल ऐन हैदर की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए सवाल नंबर 92 आपके सामने है कि जीलानी बानो के वालिद का नाम क्या था? तो उनके वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी है, तो ये हुआ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। सवाल नंबर 93 है, शफी जावेद किस सिन्फ से वाबिस्ता हैं? तो इसका सही जवाब आप तलाश कीजिए, यानी 93 का सही जवाब क्या होगा? किस सिन्फ से वाबिस्ता है? वो अफसाने से वाबिस्ता हैं, तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। तो वो शायरी से नहीं, खाके से नहीं और इंशाइया से नहीं है। सवाल नंबर 94 है, इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन
बी सलाम बिन रजाक। यहाँ पे निगारी वो भूले से ये या टाइपिंग मिस्टेक है, असल में पूछा है अफसाना निगार। 95 नंबर क्वेश्चन है, रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो रिसाला तहजीबुल अखलाक ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर फिर से पूछ लिया है। तो रिसाला तहजीबुल अखलाक के जारी करने वाले सर सैयद अहमद खान हैं, इन्होंने जारी किया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 96 है, गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुबार खातिर का ताल्लुक खतूत से है। चलिए सवाल नंबर 97 है, मौलाना आजाद के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 खतूत हमारी किताब में शामिल हैं। सवाल नंबर 98 है कि गुबार खातिर किसका मजमुआ है, यानी किस चीज का मजमुआ है ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खतूत का मजमुआ है। चलिए सवाल नंबर 99 है कि उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम बताइए। तो उर्दू की पहली खुदनविश्त का नाम ऑप्शन बी करेक्ट है, आमाल नामा है। सवाल नंबर 100 यानी 100 आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए फसाने अजाइब क्या है? तो फसाने अजाइब ये दास्तान की किताब है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए यहाँ तक आपने देखा जो ऑब्जेक्टिव यानी सेक्शन ए से आपने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप अपना मैच कर लीजिए, देख लीजिए। आप इसमें जितना भी सही करेंगे उतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। 50 में से 50 भी आप ला सकते हैं और जितना भी होगा उतना आप इसमें से हासिल कर सकते हैं, अगर आपने अच्छी तरह से मैच कर लिया है और देखा है तो। चलिए हम यहाँ से अब सब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए और हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर क्या है। ये आप देख रहे हैं सेक्शन बी है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दिया हुआ कि पूछा जा रहा है कि दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। कई दिया हुआ है, मजमून लिखना है। ए है, बी, सी, डी यानी 4 दिया है, 4 में से एक को चूज कीजिए। आप लिखा है यौम आज़ादी 15 अगस्त, बहुत आसान है। आप हर साल इससे आपको कम से कम इसके बारे में आप सुनते हैं और जानते हैं, आप खुद मनाते हैं। इस तरह से कि मेरी पसंदीदा किताब, आपको जो किताब पसंद है उसके बारे में लिखिए। इसी तरह से है कि मेरा महबूब शायर, हमारा सबसे अच्छा शायर, फेवरेट शायर कौन है उसके बारे में लिखना है। इसी तरह से ऑप्शन डी में है कि मिर्जा गालिब यानी मिर्जा गालिब के बारे में लिखना है, जो आपने किताब में पढ़ी वो भी लिख सकते हैं। चलिए हम पहला ही वाला देखते हैं किस तरह से लिखते हैं हम। इस तरह से आप ये देख रहे हैं हमने लिखा है, ये सब्जेक्टिव आंसर इस तरह से हमने दिया है कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ हाशिए छूटे हुए हैं। इस तरह से हम लिखते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। हमने ज्यादा नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है जवाब नंबर 1 यौम आज़ादी 15 अगस्त। अब ये देखिए हमने चूज किया है 1 वाला, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए। अगर हम जो चूज करते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं, हेडिंग भी लिख दिए हैं 15 अगस्त। इस तरह से हम चाहें तो ऐसे भी करें, आराम आराम से। बेहतरीन आपके पास नक्शो निगार का टाइम रहेगा, अगर बच जाएगा तो आप बना सकते हैं बाद में भी। इस तरह से हमने 2 लाइन लिख दिए हैं कि यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का रोशन दिन है, हमारी कौमी जिंदगी का बड़ा दिन है। बरसों की गुलामी के बाद इसी दिन हमने अंग्रेजों के तसल्लुत और कब्जे से नजात हासिल की। इस तरह से देखिए हम पैराग्राफ फिर चेंज कर रहे हैं। यहाँ के बाद इस तरह से आप देखिए ये पूरा पेज हमने खाली छोड़ दिया। इस तरह से आप जितना चाहें मजमून लिख सकते हैं, ये पेज दिखाना मकसूद है। इस तरह से आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन का फिर हम आंसर आपको दिखाते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो हमारे पहले देखे हो तो आप ये दूसरा क्वेश्चन भी वहां से बहुत आसानी से कर पाए होंगे। हमने उसमें पहले ही ये डाल दिया था कि मुंदरिजा झैल अशार में से किसी 2 की तशरीह कीजिए। एक में है यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहां पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूं मैं। दूसरा शेर है रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। ये हमने उस वीडियो में दिया हुआ है। इसी तरह से ये वाला तो यहाँ पे गलत पड़ गया है, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। ये भी हमने जो है वहां पर दिया है और इसकी तशरीह भी करके, ये दोनों की हमने तशरीह करके आपको बताई है। इस तरह से ये शेर देखिए, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी जात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। इस तरह से देखिए हमने वहां पर दिखाए हैं। अलबत्ता हम वो दोनों को छोड़ देते हैं, इनकी तशरीह नहीं करेंगे, लेकिन हम इसकी तशरीह करते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने लिख दिया है। जवाब नंबर 2 है अशार की तशरीह। पहले हमने हेडिंग बनाई, इसको सजाइए, आप जितना चाहें सजा सकते हैं। दूसरे पेन से लिखिए यानी ब्लैक से लिखिए और उसके बाद इस तरह से ब्लू से लिखिए।
तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूं मैं। इस तरह से हमने ये उतार दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं तशरीह, लिख रहे हैं कि दर्ज बाला शेर में शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने कहा है कि लोग मेरी कद्र नहीं कर रहे हैं। दरअसल शायर झुंझलाहट का शिकार है, दुआया लहजे में शिकवा संज है। मेरे खुदाया ये लोग किस लिए यानी किस वजह से मुझे मिटा देना चाहते हैं, ये सुलूक क्यों रवा रखा है, किस लिए रवा रखते हैं, जबकि दुनिया के लोग किसी मुकर्रर यानी दोहरे लफ्ज को मिटा देती। मतलब कि आप जब स्लेट में लिख रहे थे बचपन में तो अगर डबल हो जाता उसको मिटाते भी थे, और आज भी करते हैं कि डबल लफ्ज नहीं लिखते हैं। इस तरह से आप और भी मजीद तशरीह कर सकते थे, आपके जी में जो आ रहा था ये नहीं, इसके अलावा भी। तो कहने का मतलब ये कि इतना जैसा कि हमने लिखा है इससे पहले भी हमने बताया था। चलिए दूसरा शेर देखिए इस तरह से, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी जात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। यानी देखिए जो शेर में कहा जा रहा है उसी के ऐन मुताबिक तशरीह होनी चाहिए। तो तशरीह है कि मज़कूरा बाला शेर में शायर मिर्जा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी ने बड़े मायूस कुन लहजे में कहा है कि खुदा को बेहतर मालूम है, मुझे खुद अपनी हकीकत आप नहीं मालूम, तो मैं दूसरों के मुतालिक क्या जानूंगा, अपने मुतालिक भी शक व रैब है, तो तुम्हारे या औरों के बारे में क्या पता, और ये तो तुम जो मुझसे उम्मीद रखते हो गलतफहमी है तुम्हारी। तो इस तरह से इसकी हमने तशरीह की है। आप भी दूसरे अंदाज में इसकी तशरीह कर सकते हैं। देखिए कितना साफ है और कितना बेहतर आप इस पेज को देख सकते हैं। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, यानी सवाल नंबर 3 है। यहाँ पर दिया हुआ है मुंदरिजा झैल इक्तिबास की तशरीह सियाको सबाक के हवाले से कीजिए। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है जो यहाँ पर लिखा हुआ, फिर उसी को अथवा या करके दिया हुआ है। दूसरा पैराग्राफ दिया, क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ की तशरीह आप कैसे करेंगे ये आपको देखना है और समझना है, यानी सवाल नंबर 3 के पैराग्राफ का आंसर। तो इसी तरह से आप देखिए सवाल नंबर 3 पैराग्राफ का आंसर। तो देखिए हर पेज को हमने नए सफ़े से लिया है। इस तरह से जवाब नंबर 3 है, इबारत या इक्तिबास, वहां पर जो भी लिखा हो उस तरह से आप लिख देते इक्तिबास की तशरीह। उसके बाद आप सजाइए जो भी करना है। उसके बाद लिखने का तरीका ये है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया वो पूरा नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा है यहाँ इहाता के अंदर डॉट डॉट कर दिया। इस तरह से आप करके बिल्कुल इसी तरह से लिखिए। उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये इबारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह के ख़त का वो टुकड़ा है जिसमें अपनी नज़रबंदी बीवी से वालहाना प्यार का इजहार किया। जरा इस हिस्से को इस तरह से करके आप इसकी तशरीह कर सकते थे। चलिए इस तरह से फिर अगले उसी में से हमने लिख दिया, चाहे आपने दोनों में से जो किया वो देखिए। उसके बाद फिर हमने ये लिखा है, क्या मुझ में इतनी ताकत नहीं क्या खुदा के। इस तरह से ये पैराग्राफ आपको दिया, इस तरह से आप लिखिए। उसके बाद लिखिए ये इक्तिबास हजरत ख्वाजा हसन निजामी का लिखा हुआ मजमून मट्टी का तेल के शामिल निसाब सबक से माखूज है। सबक में मिट्टी के तेल की इज्जत व अजमत और मकरूह नापसंदीदगी पर तबसरा किया है। इबारत की रोशनी में समझ सकते हैं कि लोग मिट्टी के तेल से ढेरों किस्म के काम लेते हैं, फिर भी मिट्टी के तेल के करीब से गुजरते हुए नाक भौं चढ़ाते हैं। यह बर्ताव बड़ा तकलीफ दे है। खुदा की नाफरमानी वगैरह भी तेरी रोशनी और उजाले में करते हैं। क्या तुझ में इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसान को अपने आतिशी तमाचे से खबरदार कर दे। इस तरह से आप इसकी तशरीह कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में यही है कि यह अच्छाई हमें तालीम देती है, ये अच्छाई की हमें तालीम देती है कि हम हमेशा लोगों के साथ बेहतर रवैया रखें। चलिए ये आप इस तरह से इसकी तशरीह कर सकते हैं। फिर इसी तरह से देखिए सवाल नंबर 4 में है। सवाल नंबर 4 है कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक दरखास्त लिखिए जिसमें लाइब्रेरी के इंतजाम को दुरुस्त करने की गुजारिश कीजिए, या अगर आप दरखास्त न लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अपने दोस्त को एक खत लिखिए जिसमें किसी पुरलुत्फ तकरीब का वाकया बयान कीजिए। हम आमतौर पर अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि वो दरखास्त लिखें, क्योंकि दरखास्त ज़्यादा आसान है बनिस्बत लेटर लिखने के। लेकिन आप अगर लेटर भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने बताया हुआ है उस वीडियो में भी। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने बिल्कुल एग्जाम ही की तरह से ये कॉपी भी हमने उसी तरह से रखे हैं और उसी तरह से लिखे हमने जैसा कि बताया। देखिए हमने ऊपर में लिखा दरखास्त, एक तरह से समझ लीजिए एग्जाम ही है ये भी कॉपी।
तो जवाब नंबर 4 यहाँ लिखा। उसके बाद देखिए लिख रहे हैं, मोहतरम व मुकर्रम जनाब प्रिंसिपल साहब, कस्बा कॉलेज, कस्बा, बिहार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद मौजू है लाइब्रेरी के इंतजाम को दुरुस्त करने से मुताल्लिक, ये मौजू हो गया। उसके बाद देखिए लिख रहे हैं, जनाब आली अर्ज खिदमत ये है कि कॉलेज का कुतुबखाना बहुत बुरी हालत में है। यहाँ किताबों की तरतीब दुरुस्त है, न मुंतजिम का रवैया ठीक है। किताबों की कमी के साथ मुकर्ररा वक्त पर खुलने और बंद न होने से दुश्वारियों का सामना है। बच्चों को जरूरत की किताबें लेने की इजाजत तक नहीं, ये लिखिए। उसके बाद लिख दीजिए यहाँ पर, लिहाजा जनाब से बसद एहतराम इल्तिमास है कि कॉलेज के कुतुबखाने को इंतजाम व इंसराम दुरुस्त करते हुए मालूमाती और मशहूर मुसन्निफीन की किताबों का इजाफा करवा कर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। एन नवाजिश होगी। अलिफ बा जीम, 12वीं जमात, 9 फरवरी 2022। इस तरह से आप ये एप्लीकेशन एक सफ़े में लिख दीजिए। ये बहुत आसान है, ये बहुत शॉर्टकट में हो जाता है। इस तरह से आपको इसमें पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलने के इम्कान भी, चांसेस हैं पूरी तरह से, अगर आप कहीं पर लिखने में गलती नहीं करते हैं तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सवाल नंबर 5, जैसा कि आप देख रहे हैं, दर्ज झैल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। यानी 10 दिया हुआ, उनमें से सिर्फ आपको 5 के मुख्तसर जवाब देने हैं। इस तरह से आप देखिए, हम 10 का 10 जवाब लिखते हैं, लेकिन हमने लिखा किस तरह से वो देखिए। वहां पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी देखिए आप कि यहाँ पर हमने सिर्फ आंसर लिखे हैं, जबकि आपको 5 लिखना है। तो सवाल जवाब अगर आप दोनों लिखते हैं तो पेज भी आपका फुल होगा। इस तरह से आपके बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमने हेडिंग लिखा है सवालों के मुख्तसर जवाब, तो जवाब नंबर 5 है ये। तो इसका आंसर, अब पहले सवाल देख लीजिए। सवाल है कि अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है। हमने किस का आंसर देने के लिए भी बताया किस तरह से, 2 तरह से दे सकते हैं। अनीस का ताल्लुक लखनवी दबिस्तान से है, करेक्ट, या अनीस का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है, दोनों सही है। दोनों तरह से आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह से अब बी में आप देखिए, बी का क्वेश्चन है अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है। बस क्या को रिमूव किया है, अरशद काकवी और अता काकवी में बाप बेटे का रिश्ता था। इस तरह से सवाल नंबर अब 3 देख लीजिए कि कानून दां को उर्फ आम में क्या कहते हैं। तो यहां पर है कि कानून दां को उर्फ आम में वकील कहते हैं। आंसर बिल्कुल सही। इस तरह से अब देखिए अगला क्वेश्चन कि गालिब का इंतकाल कब हुआ और उनका मजार कहाँ है। तो गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 ईस्वी में हुआ और उनका मजार दिल्ली में है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ और उनका मजार दिल्ली में है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अब देखिए कि अगला है, यहां से आप अगर 5 आपके पूरे नहीं हुए हैं तो एक ये भी है कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नज्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया है। हम नहीं जानते, इसका जवाब देखिए, नज्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा जाहिदा जैदी ने किया है। करेक्ट, 5 आपके हो गए तो बहुत अच्छा। नहीं हुआ तो अगला भी देखिए। इस तरह से हमने यहाँ पे एक सवाल भी लेकिन लिख दिया है कि अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, है ना। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। अब यहाँ जवाब लिखा, अकबर इलाहाबादी ज़रीफाना मिजाहिया शायर थे। इस तरह से करके जवाब लिखना था। अगर आप ने लिखा हो तो बहुत अच्छा किया है। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए कि ख्वाजा हसन निजामी की किसी 2 किताबों का नाम लिखें। तो हमने लिखा है ख्वाजा हसन निजामी की 2 किताबों के नाम ये हैं। क्या क्या हैं? ख्वाजा हसन निजामी की किताब सिपारे दिल, निजामी बंसरी। इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन भी हमने इससे पहले दिया था जब हम वीडियो बनाए थे, तो उसमें भी सुर्खी से क्या मुराद है। तो सुर्खी से मुराद उन्वान है, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते थे सुर्खी से उन्वान मुराद है। चलिए सवाल नंबर अगला अब देख लीजिए कि मौलाना सैयद सुलेमान नदवी कितनी जुबानों के माहिर थे। इसका जवाब आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं लेकिन शॉर्ट में ही दीजिए, बेहतर है। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी 2 जुबानों के माहिर थे। बस इतना ही पे इक्तिफा कीजिए। अगला है कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। तो इंसान की आखिरी हिजरत दुनिया से जन्नत की तरफ है, यानी आखिरत की हिजरत है। चलिए इतना आपका आंसर करेक्ट हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। झैल में से किसी 3
सवालों के जवाब दीजिए। ये आपसे पूछा जा रहा है तो इसके जवाब देने हैं। तो आप पहला सवाल देखिए, थोड़ा सा इसको लंबा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें देख लीजिए 5 मार्क्स आपको मिलेंगे तो 5 मार्क्स के बराबर लिखना होगा। तो एक में हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए इस तरह से सवाल नंबर 6 दिया हुआ है, सौदा के हालात जिंदगी पर रोशनी डालिए सवाल था। तो अब यहाँ पर हम लिखे हैं हेडिंग बना के सौदा के हालात जिंदगी। अब सौदा के बारे में हमने लिखा है, सौदा का असल नाम मिर्जा मोहम्मद रफ़ी है। वो शायरी करते थे, कसीदा के सिन्फ में नाम रोशन किया। फौज की मुलाजमत का ज़माना बड़ा मुख्तसर रहा। दुरुस्त बात यह है कि उनके हालात अब भी पर्दे खफा में हैं। मालूमात की हद तक ये कि सौदा ने अपनी उम्र का हिस्सा उमरा की मुसाहबत में बसर किया और 1781 ईस्वी में बमुकाम लखनऊ वफात पाई। और भी आप इस तरह से लिख सकते हैं जो आपको मालूम था उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से हमने बस जल्दी में इतना लिखा है। इस तरह से ऑप्शन बी में भी इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन है असल में देखिए कि अता काकवी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। अता काकवी के हालात ज़िंदगी पर लिख रहे हैं। अता काकवी का असल नाम सैयद शाह अताउर रहमान है। वो 17 सितंबर 1904 ईस्वी को काको में पैदा हुए। तालीम और तरबियत के बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। आप तनकीद, तहकीक, शायरी और तारीख नवीसी जैसी असनाफ पर कलाम पेश किया। अजीमाबाद की महफिलों में बाक़ियातुस सालिहात का दर्जा रखते थे। बिल आखिर 8 मार्च 1998 ईस्वी में इंतकाल हुआ। इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए तीसरा सवाल है कि अनीस की मंजर निगारी पर एक मजमून लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा अनीस की मंजर निगारी। मीर बब्बर अली अनीस मशहूर शायर हैं। अनीस ने कसीर तादाद में सलाम और रुबाइयाँ कही हैं, लेकिन वो मरसिया गो की हैसियत से ही अवाम व खवास में मशहूर हैं और अपनी मंजर निगारी के जरिए फन को जमाल व कमाल अता किया है। अनीस ने मरसिया गोई के लिए जिस अंदाजे बयान को रवा रखा है वो मंजर निगारी है। इसका अंदाजा मशहूर शेर से लगा सकते हैं। वो कहते हैं, गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। ये हमने बस ऐसे टेम्पररी लिख दिया है जल्दी जल्दी में। इस तरह से आप हेडिंग बनाते जाइए। इस तरह से आप आंसर दे सकते थे। फरहतुल्लाह बैग की खाका निगारी, इंशाइया, इसी तरह से तौबा टेक्सिंग मरकजी ख्याल, या फिर ये प्रॉमिस मरकजी ख्याल। इस तरह से जैसा कि हमने दिया है इस तरह से आंसर इसका दे सकते थे। क्योंकि 3 का मांगा इसलिए हमने 3 ही लिखे हैं। ये भी आप दे सकते हैं। उम्मीद कि आपने इसको भी अच्छा ही लिखा होगा। इसी तरह से आपके सामने अगला क्वेश्चन ये था कि दर्ज झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। इबारत की तलखीस पेश करना ये बहुत लोगों को कठिन काम भी लगता है, ये बहुत आसान भी है। या तो फिर आपको दिया गया है कि किसी एक यानी में से किसी एक कहानी का खुलासा लिखिए। 3 हेडिंग दिए हैं। ये हर सवाल में इस तरह के रहते हैं। इनमें से आमतौर पे हिजरत तो पूछा ही जाता है। बहरहाल तो यहाँ पर देखिए हमने इबारत की तलखीस, जवाब नंबर 7 आप देख पा रहे हैं। इबारत की तलखीस हमने हेडिंग लिखा है। उसके बाद देखिए जब हम तलखीस करते हैं, अगर चाहें तो अगर हम इस तरह के उन्वान बना दें ये तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर देखिए लिखा है, नतीजतन हिजरत तो हजरत इंसान की शरिस्त में है। यह हिजरत जन्नत से इस तरह शुरू हुई कि जाओ हमारी दुनिया में आबाद हो जाओ। यहाँ पर देखिए हमने लिखे काटा, इसी तरह से बस काटने का एक सलीका बताना है। दरअसल ये हम काट नहीं रहे थे, एक सेंटेंस से लिख रहे थे, लेकिन हमने काटा है इनको ताकि आप भी इस तरह से सीख जाएं। इसी आखिरी इकामत गाह की तमन्ना और आरजू में हिजरत कर रहा है, यहाँ तक कि जन्नत में जाकर हिजरत अपनी अबदी सिरे से मिल जाएगा। इस तरह से जो भी हुआ जल्दीबाजी में हमने लिख दिया है। और इस तरह से क्योंकि आपको पेश करना था, इस तरह से कहानी का खुलासा है। आप अगर चाहते तो कहानी का खुलासा लिख सकते थे। हमने लिखा है थोड़ा सा कि मट्टी का तेल कहानी या मजमून का खुलासा पढ़कर क़ारीन असल मजमून का मज़ा महसूस करेंगे। वैसे मजमून के खालिक ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। मट्टी का तेल बड़े काम की चीज़ है, भले ही हकीर और बेवक़ात समझा जाए, अलबत्ता जीनत रंगो चमन उसी के दम से है। इस तरह से आप ये आंसर इसका दे सकते थे। इस तरह से आपने आंसर दिया भी होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो आपके तकरीबन पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुए। और आपको अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे सवाल कीजिए और पूछिए, ताकि हम आपका जो डाउट है उसको हम क्लियर कर सकें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ और बर वक्त आपसे हम मिलेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्यूशन हो सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।
है।